हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 25 दिसंबर। सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन हमारे देश में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जो कि 3 बार 3 टाइम भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2014 से इस दिन को गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि है उसका नाम है सदैव अटल। और अभी आज सुबह हमने देखा कि 9 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री ने भी इनकी समाधि में पुष्प अर्पित किए। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1996 में पहली बार ये प्रधानमंत्री बने 13 दिनों के लिए, फिर इनकी सरकार गिर गई। 1998 में फिर से ये प्रधानमंत्री बने 13 महीनों के लिए, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, फिर से गिर गई। 1999 में ये फिर से प्रधानमंत्री बने और इन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, और ये पहले नॉन कांग्रेसी व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना टेन्योर कंप्लीट किया। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं, क्योंकि इनका जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर है, तो इनके कार्यकाल में क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले हम रोड इंफ्रा की बात करते हैं। हमारे देश में हमारे जो 4 महानगर हैं, नई दिल्ली, मुंबई, मद्रास या चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ने के लिए इनके टेन्योर में एक परियोजना बनी, और इस परियोजना का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और इस योजना के तहत इन 4 महानगरों को बहुत ही हाई स्पीड रोड सर्विस से जोड़ा गया, जहां पे 6 लेन रोड बनी हुई है। इन्हीं के कार्यकाल में गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए, ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई, और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना शुरू की गई। और आज आप देखेंगे, आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं, वहां की सड़क इसी योजना से बनी हुई है। दूसरी इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण बात करते हैं। इनके कार्यकाल में इन्होंने पोखरण सेकंड यानी पोखरण 2 का सफल परीक्षण करवाया। और ये पोखरण जो जगह है, ये राजस्थान में है, जैसलमेर जिले में। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपनी न्यूक्लियर जो क्षमता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसको दुनिया को बताया, और हमने अपने आप को घोषित किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं। हम इसको पोखरण 2 क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम पोखरण हुआ था 1974 में, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला कब हुआ? 1998 में। और हमने इस पोखरण 2 में ये परीक्षण करने के बाद इस पे मूवी बनी है, जॉन अब्राहम की पोखरण, इसी पे मूवी बनी है। तो इसमें हमने दुनिया को बताया कि हम एक नाभिकीय संपन्न देश हैं। इनके टेन्योर में तीसरी बात करें तो कारगिल युद्ध शुरू हुआ, और कारगिल वॉर में हमने पाकिस्तान को हराया, और 26 जुलाई को हमने ये युद्ध को पूरी तरह जीता था, इसलिए 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर को हमने भारत पाक 1971 वाला जो युद्ध था वो जीता। अगली बात करें, इनके कार्यकाल में एजुकेशन को लेकर एक काफी बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, और जिसका टाइटल आप सभी को याद होगा शायद। क्या था टाइटल? क्या थी इसकी जो लाइन? स्कूल चले हम। और ये जो कविता है, ये कविता भी लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसी अभियान से जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए काफी जोर दिया गया, और जो ड्रॉप आउट रेट है, जिससे कि वही 20-25 स्कूल में एडमिशन लेते हैं लेकिन स्कूल छोड़ देते हैं, वो 60% से कम हो गया था। 60% तक उसमें कमी आई।
चंद्रयान 2 या चंद्रयान प्रथम 2008 में लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी पूरी भूमिका कब से शुरू हो गई थी? इनके टेन्योर से शुरू हो गई थी, तो स्पेस में इनका काफी अच्छा योगदान था। उसके बाद जब ये कारगिल युद्ध खत्म हो गया तो इन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की, लाहौर की यात्रा की, और किससे की? बस से यात्रा की, जिसे हम बस डिप्लोमेसी भी कहते हैं। और इस बस में देश के काफी बड़े बड़े लोग भी गए थे, क्रिकेटर गए थे, कपिल देव गए थे, दिलीप कुमार अभिनेता गए थे, कि ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ते सामान्य किए जाए। और एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ। अच्छा, इन्हीं के टेन्योर में हम देखेंगे 2001 में जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, और इनके टेन्योर में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन ने किया था। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर कि भाई आप आतंकवाद से लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी फंडिंग शुरू कर दी थी, और काफ़ी मुश्किलों भरा इनका टेन्योर था। इनके कार्यकाल में 2001 से लेकर 3 तक देश में काफ़ी बड़ा सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, और हमें इस फर्क इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बफर स्टॉक था, लेकिन देश के काफ़ी बड़े हिस्से में सूखा या अकाल पड़ा हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी 2018 में 93 ईयर्स की एज में इनका स्वर्गवास हो गया, और ये हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, ध्यान रखिएगा। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहली बार 13 दिनों के लिए थे 1996 में, दूसरी बार 13 महीनों के लिए थे 1998 में, और तीसरी बार तो इन्होंने पूरा कार्यकाल किया अपना 1999 से 2004 तक। तो इनके हैप्पी बर्थडे को, इनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान कर रहा है? देखिए, इस न्यूज में आपको ये याद नहीं करना कि कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान कर रहा है या लोन दे रहा है। हमें इस न्यूज से ये जानना है कि एडीबी क्या है, क्योंकि एडीबी से लगभग साल में हम 10-15 लोन लेते रहते हैं, उसकी किस्तें आती रहती, तो न्यूज हमेशा फ्लैश होता रहता है। तो हम इसमें जानेंगे एडीबी क्या है। एडीबी है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी टैगलाइन क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक, यानी हम एशिया और प्रशांत वाला जो क्षेत्र है वहां पे हमें गरीबी से लड़ना है। तो हमें सरकारों को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए धन मुहैया कराना है, उनको लोन देना है, जिससे उनके देश में गरीबी हटे। एडीबी जो है, इसे हम विश्व बैंक का छोटा भाई कह सकते हैं। जिस तरह विश्व बैंक का भी यही मोटो है कि दुनिया भर से पॉवर्टी हटाना है और दुनिया भर में समृद्धि लाना है। एशियन विकास बैंक स्पेशली एशिया और पैसिफिक जो प्रशांत क्षेत्र है उसको फोकस करता है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक बैंक है, यहाँ पे देशों को लोन मिलता है, कंट्री को लोन मिलता है, व्यक्तिगत को लोन नहीं मिलता है। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय मिलेगा, और 67 कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं, भारत भी इसका मेंबर है। और इसमें सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर किसी बैंक का सबसे बड़ा कौन होगा? इसका सबसे ज्यादा शेयर होगा अंश होगा, यानी जिसने सबसे ज्यादा पैसा जमा किया होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा किस देश का जमा है? जापान का। हमारा तीसरा नंबर थर्ड रैंक आता है। लेकिन एडीबी जो है ये देशों को विकास के लिए लोन देता है, और वो चाहता है कि हर देश समृद्ध करे, हर देश उन्नति करे। और ऐसा नहीं कि ये एशियाई विकास बैंक है तो इसमें सिर्फ एशिया के देश मेंबर बन सकते हैं, दुनिया के कोई भी देश इसमें मेंबर बन सकता है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, जो कि राजधानी है फिलीपींस की। और ये 1966 में, ये 1996 में बना था। हेलो, चलते हैं अगली न्यूज पे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो नदी है वो महानदी। अब इस तस्वीर को आप अच्छे से देखिए। टी सेतु मतलब एक ब्रिज है जो टी शेप का है। टी शेप देखिए, यहाँ से ये रोड आ रही है और ये रोड यहाँ से आ रही है। नदी कौन सी है? महानदी।
महानदी के बारे में इस मैप में आप देखिए, ये जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, सिंहदेव पहाड़ी से उसका उद्गम होता है, और ये ऐसे यहाँ से घूमते घामते यहाँ पे एक काफी बड़ा डैम बना है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम या बांध, ये कहाँ मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ये नदी ये घूमते घामते इधर चली जाती है, उड़ीसा चली जाती है। उड़ीसा के बाद किस कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो उड़ीसा में जब ये नदी पहुंचती है तो यहाँ पे पुल का उद्घाटन किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और ये कुछ उसकी सहायक नदियों का नाम है, जैसे हसदेव, मांड, इब, तेल, जोंक, इनका नाम ध्यान रखिएगा। महानदी एक काफी बड़ी नदी है और 2001 से पहले ये मध्य प्रदेश का पार्ट था, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था। और छत्तीसगढ़ की लोकेशन सॉरी हाँ, जो छत्तीसगढ़ की लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये आपका एमपी है, ये पूरा छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ये झारखंड का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, और ये एक चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है और ये जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे हीराकुंड डैम बना हुआ है। और एक चीज मैंने आपको अभी गलत कह दी कि हीराकुंड जो डैम है, ये जो हीराकुंड डैम है ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में बना हुआ है ना। तो हीराकुंड डैम महानदी पे कहाँ बना हुआ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक, और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है बीजू जनता दल। बीजू उनके पापा का नाम था, बीजू जनता दल। और ये उड़ीसा में पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ये है टी सेतु, टी जैसा इसका शेप था। हाल ही में जिस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन इट्स एनुअल मीटिंग इन दावोस। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब कुछ बातें कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, 1971 में इसकी स्थापना होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है ये, और इसमें दुनिया भर के बड़े देशों के जो दिग्गज हैं, लीडर्स हैं, वो आते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है वो उनको बुलाया जाता है, और भी जो सेलिब्रिटी हैं, फिल्मी सेलिब्रिटी, उनको बुलाया जाता है। और यहाँ पे बात किस पर होती है? आर्थिक मुद्दों पे बात होती है कि दुनिया की इकोनॉमी कैसी रहेगी। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसको पिछले साल ही इसने 50वां अपनी वर्षगांठ मनाई है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस का पर्यवेक्षक मेंबर है। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दावोस में, और दावोस जो शहर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड देखिए एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसके इधर देखिए फ्रांस है, ऊपर जर्मनी है, नीचे इटली है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? जिनेवा। तो स्विट्जरलैंड का ही एक काफी खूबसूरत शहर है दावोस, वहां पे हर साल बैठक होती थी। इस बैठक में अमूमन जब भी हुई है, और तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पे शिरकत करने गए हैं, लेकिन इस बार इसने अपनी बैठक रद्द क्यों कर दी? क्योंकि कोविड पैंडेमिक फैल रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये काफी रिपोर्ट्स रिलीज करता है हर साल। आपके लिए सवाल ये है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, कुछ फेमस रिपोर्ट्स हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। तो इसने अपनी सबसे फेमस जो इसकी बैठक होती है दावोस बैठक कभी आए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब दावोस में दुनिया की सबसे बड़ी बैठक कौन कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, और इसने इसको पोस्टपोन करने का, ये मतलब अभी थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना का वो बहुत तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है जेड प्लस सुरक्षा। अब थोड़ी सी कहानी पे चलते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में काफी सुन रखा होगा कि जो सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, वो XYZ कैटेगरी की होती है, फिर जेड में जेड प्लस होती है, वाई में वाई प्लस होती है, और एक सबसे बड़ी SPG होती है। इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए हमारे देश में जो सिक्योरिटी का मुद्दा है, उसको जो आपका होम अफेयर्स है यानी गृह मंत्रालय, अमित शाह वाला, वो तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी, किस व्यक्ति को कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी, वो तय करते हैं। उनके साथ एक कमेटी होती है, वो तय करते हैं। अब
हमारे देश में सबसे बड़ी जो सुरक्षा है वो एसपीजी है। एसपीजी का मतलब होता है सिक्योरिटी, सॉरी, एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दिल्ली पुलिस संभालती थी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई और दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पाई, तो फिर ये बात होती कि भाई हमें कोई एक स्पेशल टीम चाहिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और आला अफसरों की सुरक्षा कर सके। तो एक कमेटी बनाई गई, बीरबल नाथ कमेटी, और उससे बोला गया भाई तुम हमें रिकमेंड करो हमें क्या करना चाहिए, हम इस तरह अपने देश के प्रधानमंत्री को मरने नहीं दे सकते। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि एक ऐसा संगठन बनाओ जो कि स्पेशली प्रधानमंत्री और जो बड़े दिग्गज हैं उनकी सुरक्षा के लिए हो। तो इसकी रिकमेंडेशन पे बना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। एसपीजी में 4 साल पहले तक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ किसको दी जाती है? देश के प्रधानमंत्री को। अर्थात एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ किसको मिली हुई है? नरेंद्र मोदी। और ये क्यों बनाया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई, दिल्ली पुलिस संभाल रही थी सब काम। तो ये कहा गया नहीं, हम किसी राज्य की पुलिस को काम दे नहीं सकते हैं, हमें तो एक स्पेशल टीम चाहिए। तो एसपीजी की सुरक्षा किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उनसे भी एसपीजी की सुरक्षा छीन ली जाएगी, क्योंकि अब जो नया कानून है उसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री के पास सिर्फ एसपीजी सुरक्षा रहेगी। इसमें कितने पर्सनल होते हैं, कैसी सुरक्षा होती है, सब क्लासिफाइड है, इसकी जानकारी आम जनता को नहीं दी जाती। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है जेड प्लस कैटेगरी। और जेड प्लस में जो देश के अभी जैसे लगभग 40 लोगों को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। राहुल गांधी है, अमित शाह है, मुकेश अंबानी है, इन सबको जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। और मुकेश अंबानी को 2013 से ही जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन मुकेश अंबानी अपनी सुरक्षा का जो पेमेंट है, जो खर्चा है, वो सरकार को पे करते हैं, यानी उनकी सुरक्षा वो अपने उसका पैसा पे करते हैं। कंगना रनावत नहीं करती वो, लेकिन करते हैं। तो उसके बाद जो है वो क्या है? जेड प्लस सुरक्षा। और जेड प्लस सुरक्षा में आप देखिए कि लगभग 50-55 पर्सनल होते हैं, जिसमें 10 एनएसजी कमांडोज होते हैं, और इनके साथ एक कारवान यानी एक जो व्हीकल है, पुलिस व्हीकल, वो साथ में रहता है। उससे छोटी होती जेड सिक्योरिटी, इसमें 22 पर्सनल होते हैं, 4 से 5 कमांडोज होते हैं, और मोबाइल सिक्योरिटी वैन होती है। उससे छोटी होती है वाई प्लस। वाई प्लस में 11 पर्सनल होते हैं, इसमें भी 1 से 2 एनएसजी। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनके पूरे कपड़े काले रहते हैं, इसलिए इनको ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। तो एनएसजी कमांडोस इनके साथ 1 या 2 रहते हैं। फिर इससे छोटी होती वाई सिक्योरिटी, इसमें 11 पर्सनल होते हैं, इसमें 1 से 2 एनएसजी कमांडोस हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद होती है एक्स कैटेगरी सुरक्षा, इसमें 2 आर्मी पर्सनल होते हैं और कोई कमांडोस नहीं होते। और ये सब कौन तय करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती है कि किसको सुरक्षा देनी है और किसको कौन सी सुरक्षा देनी है, किस कैटेगरी की सुरक्षा देनी है। तो इसमें आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जवान भी मिलेंगे, जो स्टेट पुलिस है उसके जवान भी मिलेंगे, और आपको कमांडोज भी इसमें मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एसपीजी का गठन 1985 में हुआ था। क्यों हुआ था? बीरबल नाथ कमेटी ने रिकमेंड किया था। क्यों रिकमेंड किया था? क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को देश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड जसवंत और बलवंत सिंह ने कर दी। अगली न्यूज पे चलते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट, जिसका दूसरा नाम क्या है? व्हीलर आइलैंड, और एक और नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड, से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या? अभ्यास। उसका नाम है अभ्यास। डीआरडीओ has successfully testified high speed expendable aerial target of the चांदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा, its name is अभ्यास। देखिए, हम लोग मिसाइल्स बनाते हैं और हम बताते हैं कि भाई जैसे हमने प्रलय मिसाइल बनाया, हमने बताया कि ये मीडियम रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस चलेगा, डीआरडीओ ने बनाया तो, और इसकी सटीकता इतनी बढ़िया है। लेकिन जब आप कोई चीज बनाते हैं तो उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा आपको, कि भाई हमने बनाई कोई मिसाइल, प्रलय बनाई, प्रहार बनाई, हमने अग्नि 5 बनाई, तो वो उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट करने के लिए आपके पास एक और मिसाइल होनी चाहिए, जिस मिसाइल को आपकी दूसरी मिसाइल हिट करे, तभी तो टेस्ट होगा कि भाई इसने इस मिसाइल को हिट किया कि नहीं किया। तो जब हमें मिसाइल को टेस्ट करना होता है तो हमें एक और डमी मिसाइल चाहिए,
जिस पर मिसाइल जाके टकराए, जिसको हिट करे, और हम उसको ऐसा मानते हैं कि दुश्मन की मिसाइल है। तो ये जो अभ्यास है, इसके नाम में अभ्यास क्यों लिखा हुआ है? ये अभ्यास कराएगा। ये हमारी जो मिसाइल्स हैं जो हम इनको बना रहे हैं, उनकी टेस्टिंग में ये सहायक होगा। पहले ये उड़ेगा, इसमें नेविगेशन लगा हुआ है, इसमें हम जो भी फिट कर देंगे, भाई आपको 20 किलोमीटर उड़ना है, इतनी रफ्तार से उड़ना है, आपको यहाँ जाना है, ये अभ्यास उड़ जाएगा। फिर हम अपनी दूसरी मिसाइल को लॉन्च करेंगे और फिर हम देखेंगे हमारी मिसाइल ने इस अभ्यास को हिट किया कि नहीं। अगर हिट किया तो भाई हमारी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ, अगर नहीं हिट किया तो सफल प्रक्षेपण नहीं हुआ। तो एक तरह से ये हमारे अभ्यास के लिए है, ये हमारे अभ्यास के लिए। किस चीज का अभ्यास हम कर रहे हैं? अपनी मिसाइल की जो टेस्टिंग कर रहे हैं, मिसाइल की जो रेंज है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये पायलट लेस है, क्योंकि भाई इसमें पायलट होगा तो मरेगा थोड़ी ना, जब ये आके पीछे से हिट करेगा तो। और इसको बनाया डीआरडीओ ने, और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की रेंज है, और इसको हम जमीन से, सी से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर समझ लीजिए ये टेस्ट करने के लिए है। पहले अभ्यास जाएगा और उसके पीछे हमें जिस मिसाइल को टेस्ट करना है उसको हम उसके पीछे लगाएंगे और चेक करेंगे इस मिसाइल ने इस अभ्यास को हिट किया कि नहीं। तो ये बनाया है डीआरडीओ ने, और इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। मतलब हाई स्पीड मतलब बहुत तेज रफ्तार में चलेगा, एक्सपेंडेबल मतलब इसकी रफ्तार को हम, इसकी रेंज को हम बढ़ा भी सकते हैं, एरियल मतलब ये हवा में उड़ेगा, और टारगेट, टारगेट मतलब ये खुद एक टारगेट है, इसको आके पीछे से हिट करना है, ये खुद एक टारगेट है। तो बनाया किसने है इसको? डीआरडीओ ने। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल बताइए।